नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधुनिक भारत के इतिहास के हमारी इस रिवीजन क्लास में। कोशिश करेंगे अगले इतने में 50-60 मिनट में ख़त्म करने का। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए आधुनिक भारत से सवाल कहाँ से आ रहे हैं, मतलब किसको ज़्यादा पढ़ना है। तो एक तो एक्ट अच्छे से पढ़ लेना। चार्टर एक्ट जो है 1813, 33, 53। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खासकर 1935 और 1909। फिर कांग्रेस के अधिवेशन लिस्ट सीधे सीधे देख लेना कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, पहले अध्यक्ष कौन से थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुए। वंदे मातरम कहाँ पहली बार गाया गया। वंदे मातरम जहाँ गाया गया तो गाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ये सब पता रहना चाहिए। फिर संस्थाएं जो भी हैं जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, कब स्थापना हुई, कौन स्थापना किया। फिर किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ये बेसिक आता है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन पूछेगा आपसे, क्रांतिकारी आंदोलन कब हुआ, कहाँ पे हुआ। कुछ ही तो है। पत्र पत्रिकाएं, कौन से पत्रिका है, कौन लिखा, कौन सा पत्र कौन निकाला। प्रेस एक्ट जो 2-3 आए हैं। फिर 57 की क्रांति हो गया। घटनाएं हो गई क्रम में जमाइए, ये पहले हुआ क्रिप्स मिशन, ये वो गांधी जी के बारे में, और गांधी जी का जो कांग्रेस आंदोलन था उसके बारे में। ये कुछ एरिया हैं जहाँ से लगातार सवाल आ रहे हैं, तो उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब अपन चालू करते हैं। यूरोपीय कंपनी अगर देखेंगे तो पुर्तगाली जो कंपनी है 1498 में स्थापना हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना हुई। डच की स्थापना हुई 1602 में। डेनिस की 1616 में, फ्रांसीसी की 64 में, स्वीडिश की 1731 में। अब आए कौन से, तो देखो ये ध्यान रखना, अंग्रेजी पहले बन गई थी लेकिन भारत में पुर्तगाली तो पहली है। सेकंड में डच आई, डच के बाद अंग्रेज आए, सबसे लास्ट में फ्रेंच आए, और अंग्रेज़ों के बाद डेनिस आए, फिर फ्रेंच आए। एक क्रम याद रखना कि भारत में पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। बनने में अंग्रेज 1600 में पहले बनी, कंपनी बन गई आए बाद में। पहली चीज़ ये। अगली चीज़, आपको पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मीड़ा ने अजानीवा, किलवा, बेसिन, कोचीन में किले निर्मित किए। तो पुर्तगाली में एक तो अल्मीडा है, इसने मिस्र, तुर्की, बेगड़ा के साथ संघर्ष किया। इसका मेन अल्मेड़ा का ये याद रखना कि ब्लू वाटर पॉलिसी थी इसकी, नीले जल की नीति थी अल्मीड़ा। दूसरा अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क दूसरा था जिसने हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति। अब पुर्तगाली आते थे तो यहीं के लोगों से, महिलाओं से विवाह कर लो बोले, और भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखे। गोवा छीना था यही अल्बुकर्क। और उसके बाद फिर तीसरा था नीनो द कून्हा, वो गोवा में मुख्यालय ले गया। कोचीन पहले था तो वहाँ से गोवा ले गया। तो 1530 में नीनो द कून्हा राजधानी बनाया। द्वीप पे कब्जा किया 1535 में। 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच। और 61 में सरकार ने ब्रिटेन को बम्बई दहेज में दे दिया। सोचो, बम्बई जैसा शहर दहेज में दे के चल दिए। कैथरीन की शादी होती है कुछ कुछ। सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से गए, ये भी एक बड़ी जानकारी है। वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1498, फिर 1502 में भी आया। अब्दुल मजीद, फिर कैब्रेल आया। एस्तादो द इंडिया बोलते थे। पहली जो कोठी है वो कोचीन में खुली, फिर वो राजधानी भी बनाए, फिर गोवा शिफ्ट किए। फिर अकबर ने 1602 में पुर्तगालियों से सैन्य सहायता हेतु एक दूत गोवा भेजा था। ईसाई धर्म का प्रचार करने की भी कोशिश की। फ्रांसिसो जेवियर आया, गॉथिक शैली आया। पुर्तगाली अपने साथ ये सब भी लेके आए, आलू, मक्का मध्य अमेरिका से, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब। और कार्टस व्यवस्था जो है उसके भी वो थे, मतलब ये अनुमति देते थे कि यार कौन यहाँ पे जहाज चला सकता है, कौन नहीं चला सकता, वही ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी। तो ये तीन का नाम याद रखना, क्या क्या नाम था। अल्मेड़ा, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्बुकर्क गोवा जीता, और नीनो द कुन्हा गोवा को राजधानी बनाया। फिर पुर्तगाली के पास डच है। पहली कोठी इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में चालू की। तो पहली कोठी मसूलीपट्टनम में। डच कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड या
नीदरलैंड के निवासी थे। फिर ये पुर्तगालियों को हरा के फोर्ट विलियम का निर्माण करते हैं। कार्टेल व्यवस्था डचों के व्यापार से जुड़ी है। और मेन डचों से जुड़ा आपको ध्यान रखना है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो 1600 नहीं 1759 में होता है। इसमें निर्णायक रूप से अंग्रेज डचों को हरा देते हैं और डच फिर उधर दूसरे तरफ चल देते हैं। सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। डेनिस की बात करें तो ये अंग्रेज़ों के बाद पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज़, फिर डेनिस। सीरमपुर इनका मुख्यालय था। फ्रांकेवोर में फैक्ट्री खोले और फिर 1846 में अपनी कंपनी बेच के निकल गए यहाँ से। फ्रांसीसियों का मेन उद्देश्य ये था, ये अंग्रेज़ों को ना, ये सरकारी कंपनी थी, अंग्रेज़ों को काउंटर करना चाह रहे थे। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की वैसे भी लड़ाई चलती रहती है। सूरत में व्यापारी कोठी, फिर मसूलीपट्टनम में दूसरी कंपनी खोले। फ्रांसीसी कंपनी राज्य के नियंत्रण में थी। यह भी एक इनका हारने का कारण था क्योंकि राज्यों के नियंत्रण में थे ये। अब इनकी लड़ाई होगी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की, तो सीधी सीधी लड़ेंगे नहीं, तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा 1748 तक, 46 से 48 तक। ऑस्ट्रिया का उधर चल रहा था तो इधर ये भी लड़ने लगे। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों पर आक्रमण हेतु भेजेगा और ऑक्सला सैपल की संधि उधर हो जाएगी, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो पहला कर्नाटक युद्ध 46 से 48, ध्यान रखना। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें डुप्ले की हार हुई और इसके स्थान पे गोडेहू को अगस्त 54 में गवर्नर बनाया गया और अंग्रेज़ों से पांडिचेरी की संधि कर ली जिसने। इसमें क्या था, अंग्रेज अनवरुद्दीन नासिरगंज एक तरफ थे, फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फरजंग का साथ दिया। ये वाली कहानी थी इसमें। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। भारत में क्लाइव और वाटसन ने कब्जे की कोशिश में थे और वांडीवास की लड़ाई हुई। अंग्रेजी सेनापति आयरकुट, फ्रांसीसी नेतृत्व लाली ने किया। फ्रांसीसी हार गए और भारत छोड़ दिए। तो ऐसा समझो कि 1757 प्लासी में ये सिराजुद्दौला को हराए। 59 में बेदरा की लड़ाई में डचों को हराए और 1760 वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया और करीब करीब फिर इनका एकाधिकार चालू हो गया। और इधर आपका अंग्रेज़ों की तरफ कैप्टन हॉकिंस आया था, उसके बाद सर थॉमस रो आया था। गोलकुंडा के राजा ने इनको एक सुनहरा फरमान जारी किया। फिर फर्रुख सियर ने 1717 में इनको वो दिया। तो इस टाइप का इनको कुछ कुछ मिलता रहा अंग्रेज़ों को। अब बंगाल से देखेंगे तो ऐसा समझें कि शुरू में क्या हुआ कि कलकत्ता की नींव जॉब चारनाक ने रखी और 1698 में इन लोग सुतानोती, कालीकट, गोविंदपुरी की ज़मींदार प्राप्त करके फोर्ट विलियम किला बना लिए। अब वहाँ बढ़िया से करने लगे। अब यहाँ सिराजुद्दौला राजा बना। सिराजुद्दौला को लगा कि यार अंग्रेज़ तो दिक्कत कर रहे हैं हमको, तो उनके साथ प्लासी की लड़ाई होती है। सिराजुद्दौला का सेनापति जो मीर जाफ़र है वो अंग्रेज़ों का साथ दे देता है। सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफ़र फिर राजा बन जाता है। और इसी को, जो प्लासी की लड़ाई होती 23 जून 1757, इसी को मानते हैं यहीं से आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। इसमें कई घटनाएं होती हैं, जैसे ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जिसमें ये बोलते हैं अंग्रेज कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को काल कोठरी में बंद कर दिया। हालवेल इसका वर्णन करता है। फिर कुछ ही जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए। फिर मीर जाफ़र के बाद ये मीर कासिम को बना देते हैं 1760 में। मीर कासिम को लगता है कि यार मैं थोड़ा, मतलब कोई भी राजा बनता है तो महत्वाकांक्षा जाग जाती है ना, तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो बंदूक ये सब चालू करने लगा और अंग्रेज़ों को रोकने की कोशिश किया। तो अंग्रेज क्या किए, इसको बर्खास्त करके मीर जाफ़र को फिर से बना दिए। तो उसके खिलाफ फिर वो
लड़ाई लड़ेगा अंग्रेज़ों से। कहाँ पे लड़ाई होगी? ये निर्णायक लड़ाई होगी बक्सर में 22 अक्टूबर 64 में। इसमें अंग्रेज सेनापति है हेक्टर मुनरो, इधर से है मीर कासिम, अवध का नवाब सिजाउद्दौला, और वो भी शाह आलम भी रहता है थोड़ा बहुत। और इसमें फिर अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर अंग्रेज क्या करते हैं? इलाहाबाद की संधि करते हैं। एक तो अवध के साथ करते हैं, और अवध से 50 लाख क्षतिपूर्ति मांगते हैं इलाहाबाद और कड़ा मुगल शासक को देने की बात करते हैं। और दूसरा शाह आलम द्वितीय के साथ करते हैं कि अब शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में रहेगा, और उससे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं। तो अब अंग्रेज दीवानी अधिकार बंगाल बिहार उड़ीसा का ले लेते हैं। फिर ये सब है सफलता के कारण, ये तो आपको पता है, सेना अच्छी थी, अधिक व्यय करते थे, औद्योगिक क्रांति थी, ऐसा वैसा। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने होते हैं? तो टोटल 4 होते हैं। मैसूर मतलब समझ लो पहले हैदर अली रहता है, उसके बाद टीपू सुल्तान रहता है। पहला 67 से 69 होता है, ये ख़त्म होता है मैसूर की संधि से। दूसरा 80 से 84 होता है, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, और इसी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दूसरे युद्ध में, मंगलौर की संधि होती है। फिर तीसरा होता है 90 से 92 कार्नवालिस के समय, तो हैदर अली का बेटा टीपू लड़ता है, और ये ख़त्म होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। और चौथा होता है उसके बाद फाइनल युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। मराठा निजाम और अंग्रेज एक साथ होते हैं और श्रीरंगपट्टनम पे कब्जा कर लेते हैं। टीपू सुल्तान मारा जाता है, और उसके बाद फिर इसी में टीपू जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नेपोलियन, अरब सबको पत्र लिखता है। टीपू के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो ये श्रृंगेरी मंदिर, देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना करेगा, शेर मैसूर बनेगा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है, फ्रांसीसी क्रांति में जो जैकोबिन क्लब बना था उसका यहाँ भी गठन करता है, रॉकेट तकनीक चालू करता है, पूंजीवादी विकास की बात करता है, सौर कैलेंडर चालू करता है, यूरोपीय मॉडल पे संगठित करता है, मतलब ठीक ठाक काम करता है। अब 57 की क्रांति आपको पता होगा, तात्कालिक कारण तो वही था, चर्बी वाले कारतूस। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत होती है। फिर 10 मई को ये विद्रोही मेरठ से आ जाते हैं दिल्ली, 11 मई को पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को बोलते हैं कि आप नेता बन जाओ। बनना ही पड़ता है उनको मजबूरन। और इधर क्या होता है, उससे पहले 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल होता है, अंग्रेज प्रधानमंत्री पाम स्टेन रहता है। अंग्रेज़ों का कुछ लोग समर्थन करते हैं, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, सिख शासक पटियाला टियाला के, कश्मीर के राजा, ये सब सहयोग करते हैं। क्रांति का प्रभाव क्या होता है? 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, ब्रिटिश कंपनी से ये लूट के क्राउन के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर देते हैं। आदमी तो वही रहता है, लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय बन जाता है। सेना में बदलाव करते हैं पीलन आयोग की सिफारिश पे, और मेन क्रांति करने वाले यहीं के लोग थे, बिहार अवध के सैनिक, उनको गैर लड़ाकू घोषित कर देते हैं। और जो अंग्रेजों की मदद किए थे जैसे सिख, गोरखा, पठान, उनको लड़ाकू जाति घोषित कर देते हैं। नवीन कृषि नीति लागू करते हैं टाइप का, और बोलते हैं अब हम भाई धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना चार्ट, दिल्ली में बहादुर शाह जफर वक्त खां करेंगे, अंग्रेजों में निकलसन और हडसन जाएंगे उनको दबाने। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे कैम्पबेल दबाने के लिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल, लॉरेंस जाएगा, झांसी में लक्ष्मीबाई, ह्यूरोस जाएगा, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर में अजीमुल्ला। ग्वालियर में तात्या टोपे, संबलपुर में सुरेंद्र साय, हरियाणा में राव तुलाराम, मंदसौर में फिरोज शाह, ये भी क्रांतिकारी थे। फिर ये अलग अलग किताबें हैं जिसमें सावरकर जी की याद रखना, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग होती है। फिर आर्थिक नीतियों में एक तो स्थाई बंदोबस्त था। स्थाई बंदोबस्त मतलब जमींदारी प्रथा,
ऐसे समझो 89 में जानशोर शुरू किया, 93 में कार्नवालिस इसको लागू किए। सबसे कम क्षेत्र में जमींदारी ही थी, भले हम सबसे ज़्यादा इसी को ध्यान देते हैं। बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू हुई, इस्तमरारी प्रथा भी बोलते हैं। जमींदारों को भूस्वामी माने और बोले कि तुम 10/11 हमको पहुँचाओ, 1/11 खुद रखो। और पैतृक था, लेकिन सूर्यास्त का नियम था कि बेटा अगर नहीं दे पाए तो फिर तुम्हारी जमींदारी जब्त हो जाएगी। ये स्थायी बंदोबस्त था। फिर एक रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी मतलब है कि आप अपने खुद मालिक हो, आपको खुद देना है टैक्स। ये 51%, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में रैयतवाड़ी थी, फिर महलवाड़ी थी, फिर जमींदारी थी। 51% क्षेत्र में थी। बंगाल, मद्रास, बम्बई वाले एरिया में टॉमस मुनरो कैप्टन रेड इसी से संबंधित है। और तमिलनाडु के 12 महल में लागू हुई सबसे पहले। और तीसरा महलवारी थी। महलवारी मतलब कि एक मतलब पूरा एरिया, महल मतलब गांव होता है, तो गांव मिल के पूरा लगान देगा। तो करीब 30% एरिया में, यूपी पंजाब वाले इलाके में ये लागू थी। और लंबरदार भू राजस्व करता था। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण मतलब होता है कि ऐसी फसल उगाना जो जिसको बेच सको, जिसको खाओ मत, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, नील हो गया, गन्ना हो गया, इसके लिए कृषि का उपयोग। तो मेन मुद्रा अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा लगान मिले इसलिए। ये सब समिति का नाम अगर याद रहे तो ध्यान रखना कि ये सब वही वाणिज्यिकरण से उद्योगों के विकास, बाकी चीज़ों के लिए थी। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड ना बारदोली कृषक आंदोलन के लिए थे, विटले श्रमिक के लिए थी, सप्रू बेरोजगारी के लिए थी। राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन डीवी के राव ने किया। फिर जो क्या बोलेंगे, भारत की संपत्ति अंग्रेज लूट के ले जा रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। वो सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया, उनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में उन्होंने दिया। मतलब वही कि यार तुम सब पैसा हमारा ले जा रहे हैं। इनकी किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर और किन्होंने किया, तो ये नाम बस ध्यान रखना। रोनाल्डे जी ने, रमेश चंद्र दत्त ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, इन लोगों ने ये सिद्धांत दिया। फिर कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 96 में, उसमें माना गया। अकाल आयोग, ये नाम ये भी देख लेना, नाम बस ना अगर याद आ गया तो ध्यान रखना। मैकडोनाल्ड, लायल, स्ट्रेची और कैम्पबेल, ये अकाल आयोग बने। कारखाना एक्ट कब कब आया, तो एक तो 1881 का फैक्ट्री अधिनियम आया, तो आयोग बना उसकी सिफारिश पे। और इसमें था कि 7 वर्ष से कम बच्चे काम नहीं कर सकते। फिर 91 का अधिनियम आया कारखाना, इसमें था कि 9 वर्ष से कम बच्चे नहीं काम कर सकते और 11 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। 44 का आया, 22 का आया, ये अलग अलग है। ये सब संघ बने, रेल संघ, हैंड मिल, ये वाला ध्यान रखना। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में लोखंडे ने बनाया। फिर मद्रास श्रमिक संघ, ये वीपी वाडिया ने बनाया, भारत का पहला आधुनिक श्रमिक संगठन है। फिर एक ये पूछता है, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। लाला लाजपत राय, जोशी, बैप्टिस्टा, ये सब थे। 1919 के आईएलओ सम्मेलन में वीपी वाडिया को मजदूरों का प्रतिनिधि बना के भेजा गया। इंटक, सरदार पटेल, मजदूर संघ 1933, वर्क्स एंड पीजेंट। फिर रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट लोग की थी, ये ध्यान रखना। रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जॉन हेनरी विटले। बस सुन लो, मैं मतलब ना ये मत सोचना कि यार ये तो हम सुने ही नहीं, ये तो पढ़े ही नहीं। इसीलिए है कि आप एक बार सुन लो, एक आध फंस गया नाम, हम अब इतना तो याद रहेगा ना, ये नाम सुने थे तो ठीक हो जाएगा। बस लोड भी लिए बिना सुनना। प्रेस मतलब सबसे पहले पुर्तगाली लेके आए, ये तो अभी अपन पढ़े। भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार हैं क्रिस्टोफर, ईसाई आदमी है। पत्रकारिता के जनक है राजा राम मोहन राय। पहली पुस्तक गोवा के पादरियों द्वारा छापी गई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में मुद्रणालय बनाया।
पहला समाचार पत्र है जेम्स ऑगस्टस हिक्की का बंगाल गजट, ये ध्यान रखना, 1780 में। फिर हिंदी का है, बताना कमेंट में बताना। आधुनिक प्रेस की स्थापना बोल्टस ने की। प्रेस इंक्वायरी समिति तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में बनी। ये हिंदी का क्या है यार, सुबह से ना मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ तब दिमाग कम काम कर रहा है। तो ये ऐसी चीज़ है कि मैं नींद में भी बता देता हूँ। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? जुगल किशोर वाला है ना। हाँ, उदंत मार्तंड, युगल किशोर शुक्ल। ठीक। एक ये नाम याद रखना, देखो इतना सारा है मैं जो बोल रहा हूँ वही याद रखना। चार्ल्स मैटकाफ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। फिर वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। इसमें मेन था कि जो भारतीय भाषा है ना, उसमें उसमें जो भी छपाई हो रही, उसमें जो भी मटेरियल छप रहे हैं, उनको रोकने के लिए वार्नाकुलर आया था। वार्नाकुलर मतलब देसी भाषाएं। ये मेन इनका टारगेट था। ये सोम प्रकाश पत्रिका, पिछले बार भी बताया था, पिछले बार फंस गया तो अब दोबारा कहाँ आएगा। तो गए उसको पकड़ने तो रातों रात भाषा ही बदल दिया, अंग्रेजी में छाप दिए तो। और फिर लिटन इसको किया, गंदे गंदे काम सब लिटन किया, और इसको ठीक किया रिपन, इस एक्ट को ख़त्म कर दिया। बाकी इतने अधिनियम कोई याद नहीं कर सकता। आंग्ल प्राच्य मतलब एक तो प्राच्य भाषा जो भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए संस्कृत अरबी को मानते थे, एक आंग्ल भाषा जो अंग्रेजी का मानते थे। अधोमुखी निस्यंदन मतलब होता है कि ऊपर वालों को आप शिक्षा दे दो, अपने आप नीचे आ जाएगी। ये शिक्षा का सिद्धांत था। शिक्षा, ये ध्यान रखना, ये कभी कभी आ जाएगा। जैसे कलकत्ता मदरसा की स्थापना की वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा खोला। इसके 10 साल बाद जोनाथन डंकन ने मद्रास बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला 1791 में। फिर 9 साल बाद 1800 में वेलेजिली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कलकत्ता में। इसलिए बनाया था क्योंकि जो उनके अधिकारी थे उनको शिक्षा दे सके, जो सिविल सर्वेंट थे। फिर एक बैथुन स्कूल खुलती है 1849 में। ये दोनों मिलके 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोलते हैं, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें भी 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान होता है। विल्किंस नाम का व्यक्ति है जो भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। भगवत गीता का अनुवाद किसने किया और हितोपदेश का? विल्किंस ने किया। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स ने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। विल्किंस ने भागवत गीता का अनुवाद किया। और फिर ये चीज़ें 1781 वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा, 91 जोनाथन डंकन बनारस में संस्कृत विद्यालय, वेलेजिली फोर्ट विलियम कॉलेज, और 17 में हिंदू कॉलेज हेयर और राजा राम मोहन राय। चार्ल्स वुड का डिस्पैच, पहले तो ये कब आया? तो 1854 में आया। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मेन शिक्षा के लिए आया, बोला कि अंग्रेजी के साथ साथ देसी भाषा पे भी जोर देना चाहिए और हर जगह शिक्षा जाए, मतलब निजी स्कूलों को अनुदान हो, शिक्षा विभाग बने, यूनिवर्सिटीज़ बने, सेक्युलर शिक्षा है उसके लिए था। फिर एक आयोग आता है, इस आयोग का नाम है हंटर शिक्षा आयोग 1882 में। ये भी अलग अलग सुझाव देता है भारत घूम के, जैसे स्थानीय भाषा में शिक्षा हो, इस टाइप की बातें करता है। तो हंटर आयोग किससे रिलेटेड है? तो शिक्षा से, सीधी सी बात। फिर विश्वविद्यालय एक्ट 1904 में आता है रेलवे आयोग की सिफारिश से, तो रेलवे आयोग भी शिक्षा से जुड़ा है। सैडलर आयोग भी शिक्षा से जुड़ा है। इससे ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। गांधी जी की वर्धा योजना थी। वर्धा योजना, गांधी जी भी शिक्षा की बात की।
इसमें वो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति बनाए। इसमें था कि 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा हो, मातृभाषा में हो, साथ साथ आपको कुछ सिखाया भी जाए, गांधी जी का मेन ये था। और हिंदी भाषा में शिक्षा हो 7वीं तक की, ये उनकी वर्धा योजना थी। फिर एक सार्जेंट योजना थी, ये भी शिक्षा से जुड़ी है। सैडलर आयोग, सार्जेंट योजना, हार्टोग समिति, सब शिक्षा से। इतना ही ध्यान रखो यार, अंदर कहाँ घुसोगे, पढ़े होगे तभी घुसना। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 53 में बना। कोठारी शिक्षा आयोग 64 में बना। बाद में जो बने, शिक्षा नीति 68 में आई, 86 में आई, भी 2020 में आई। उदारवादी नेता तो नाम ही सुने होंगे आप, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा बनर्जी, रास बिहारी घोष, आरसी दत्त, तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी नेता थे। उदारवादियों का था कि धीरे धीरे अंग्रेजों से स्वतंत्रता लेंगे। और फिर ये अलग अलग संगठन बनाए थे, जैसे 1851 में जमींदारी एसोसिएशन बनता है। मतलब 1851 में ये जो जमींदारी एसोसिएशन है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये मिलके बंगाल इसका हट जाता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन जाता है। तो 1851 में क्या बनता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये जो 38 में जमींदारी वाला बनता है ना, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिल के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है, पहली चीज़। फिर ऐसी अलग अलग संस्थाएं बनते जाती, जितनी आपको याद हो वो याद रखना, बहुत लोड मत लेना। ये ह्यूम का योगदान था कांग्रेस की स्थापना के लिए। 1885 बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन होता है। गोकुलदास तेजपात संस्कृत स्कूल में इसकी बैठक होती है। और अलग अलग सिद्धांत है। एक सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है जो लाला लाजपत राय दिए। एक तड़ित चालक सिद्धांत है। पहले अधिवेशन में अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिनिधि आते हैं, महासचिव ह्यूम को ही बना देते हैं। तिलक बोलते हैं हम 1 साल टर्राएंगे साल में एक बार, तो उससे कुछ नहीं होगा। फिर गर्मपंथी नेता आते हैं। बंगाल विभाजन होता है। उसके बाद फिर स्वदेशी की बात होती है। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई को, और 16 अक्टूबर को ही प्रभावी होता है। और 1911 में दिल्ली दरबार में इसको वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 16 अक्टूबर को प्रभावी होता है, इसलिए 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाते हैं। तिलक के अलग अलग तिलक, जैसे लोकमान्य की उपाधि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वेलेंटाइन चिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक बोले। 16 के लखनऊ पैक्ट में तिलक और जिन्ना दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। इनकी एक तो पत्रिका है केसरी, जो मराठी भाषा में, और मराठा अंग्रेजी भाषा में, ये ध्यान रखना। मराठा लोगों को लगता है मराठा तो मराठी होगा, तो मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बनी, उसके संस्थापकों में थे गीता रहस्य लिखे, आर्कटिक होम्स लिखे। तब ये बताया कि ये जो आर्यन है ना, ये आर्कटिक से आए, उनका मेन था। मुस्लिम लीग कहाँ बनती है, तो मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बनती है। नवाब सलीमुल्लाह अध्यक्ष बनते हैं। फिर पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं, और उसके बाद 1909 के एक्ट में इनको मिल भी जाता है। दिल्ली दरबार टोटल अगर आप देखोगे तो 3 लगते हैं। ठीक है, एक 1877, 1903 और 1911। 1877 के दिल्ली दरबार में विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जाता है। 1903 वाला उसमें एडवर्ड सप्तम का रोल आता है। और 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आते हैं। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। कलकत्ता में क्योंकि ज़्यादा क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, तो दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। इसी में बिहार को बंगाल से अलग भी करते हैं। और इसी समय वायसराय हार्डिंग पे रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, अमीर चंद्र बाल मुकुंद ने बम फेंका, जिसको दिल्ली षड्यंत्र बोलते हैं।
क्रांतिकारी घटना तो बंगाल में एक तो बनता है अनुशीलन समिति 1902 में। अभिनव भारत, मित्र मेला, अनुशीलन समिति, ये सब क्रांतिकारी संगठन थे। भद्रलोक समाज, एक नासिक षड्यंत्र केस है। सब जमाने को आ सकता है आपसे कि कब कौन सा पहले हुआ। 1909 वाला है जिसमें वीडी सावरकर का भी नाम आता है। 1909 का है ये। क्रांतिकारी पत्रिकाएं, ये सब चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रेड और आर्मस्ट की हत्या की 1897 में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज को मारने की कोशिश की। इसमें फिर प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लेते हैं, खुदीराम बोस को फांसी होती है। मैडम भिखाई जी कामा जो हैं, उन्होंने जर्मनी के स्टुगार्ड में तिरंगा फहराया था। इसके अलावा लंदन में जो मदन लाल ढीगरा है, उसने कर्नल वायली की हत्या कर दी। ये सब ध्यान रखना है आपको। एक रामोसी कृषक दल है जिसमें वासुदेव बलवंत भड़के हैं, जो क्रांतिकारी दल बनाते हैं। फिर ये अजीत सिंह भगत सिंह के जो चाचा जी हैं, अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन बनाते हैं, क्रांतिकारी समिति। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाते हैं, इंडिया हाउस, और वहाँ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र निकालते हैं। यहीं जाके जितने भी क्रांतिकारी यहीं रहते हैं। और द्वारिकानाथ दास कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता दल बनाते हैं, तो कैलिफोर्निया में ये बनाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप जो हैं वो काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना करते हैं, जिसके बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन इन लोग सब मिलके बनाते हैं। सावरकर जी के बारे में अगर आप देखोगे तो इंडिया हाउस जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का, वहाँ जाके संभालते हैं उसको। मित्र मेला नाम का संगठन बनाते हैं। अभिनव भारत बनाते हैं, हिंदू महासभा में रहते हैं। मैजिनी की आत्मकथा का अनुवाद करते हैं, स्वराज पार्टी से जुड़ते हैं, फ्री इंडिया सोसाइटी बनाते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बताते हैं, 57 की क्रांति को। ये सब उनका है। गदर आंदोलन अगर हम देखेंगे तो गदर आंदोलन 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल भारत में नहीं, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना करते हैं। युगांतर आश्रम भी बनाते हैं। इनकी पत्रिका का नाम गदर था, तो आंदोलन गदर आंदोलन हो जाता है। सोहन सिंह भाखना इसको अमेरिका वाला बनाते हैं। और इसमें रामचंद्र करताल सिंह सराभा है। इनसे भगत सिंह बहुत प्रभावित थे। इनको बाद में फांसी होती है तो भगत सिंह इनकी फ़ोटो जेब में रखते थे। ये सब गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसी में काम गाटा मारू केस भी होता है। फिर एक जिम्मर मैन योजना होती है। ये जर्मन मंत्रालय के सहयोग से होती है और मेन भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करने के लिए होती है। अच्छा, ये कामगाटा मारू आई गया 1914 में। ये कामगाटा मारू ना एक जहाज था, तो कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से जुड़ा विवाद था। कलकत्ता आ रहे थे सब क्रांतिकारी लोग, तो कलकत्ता में उतरने नहीं दिए इनको। फिर इनके लिए सब सब चला था। लखनऊ फैक्ट 1916 में होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल वाले एक साथ आते हैं। अध्यक्ष होते हैं इसके अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इस टाइप के फैक्ट ध्यान रखना। अगर पूछा कि पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। इन्होंने कॉमनवेल और न्यू इंडिया नाम के पत्र निकाले। अरुणडेल को सचिव बनाया। मुख्यालय इनका अडियार मद्रास में था। और इनको जब गिरफ्तार किए तो एस सुब्रमण्यम ने सर या नाइट की उपाधि वापस कर दी। अखिल भारतीय स्वरूप दिया। होम रूल आंदोलन चालू किए। लाला लाजपत राय के बारे में अगर आपसे पूछे तो आर्य समाज से प्रभावित थे, हिंदू महासभा से भी जुड़े थे। पंजाब केसरी इनका नाम है। साइमन कमीशन के विरोध शांति मार्च में लाठीचार्ज हुआ जिससे इनकी मृत्यु हो गई। मैजनी से भी प्रभावित थे। होम रूल लीग ऑफ अमेरिका का गठन किए और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बनाए।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे पहले। ये सब किए। यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इंडियन विल टू फ्रीडम, आर्य समाज, एजुकेशन इन इंडिया, ऐसे अलग अलग इनके संगठन हैं। अब 1919 से 39 तो पहला विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ, उसके बाद से घटनाएं हुई उनके बारे में। गांधी जी का तो आपको पता ही होगा, माता का नाम कस्तूरबा गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम पुतलीबाई। 2 अक्टूबर, ऐसे ऐसे चीज लिख देते हैं यार। 1869 में जन्म हुआ। 2007 में विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया गया। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम किया। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। बेलगांव कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की है गांधी जी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, ये सब इनकी किताब है। 94 में नाटाल इंडियन कांग्रेस बनाए। दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म बनाए, इंडियन ओपिनियन लिखे, फिनिक्स आश्रम किए। 17 में चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया पद्धति जो थी नील खेती उसके खिलाफ थे। राजकुमार शुक्ल उनको बुलाने गए थे। भारत में पहला सत्याग्रह के खिलाफ प्रयोग था। इनका जो ग्रीन पंपलेट किताब है उसमें भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति का वर्णन है। फिर अहमदाबाद आंदोलन हुआ फरवरी 18 में। मिल मालिक जो प्लेग बोनस है उसको समाप्त कर रहे थे। गांधी जी उसके खिलाफ भूख हड़ताल में बैठते हैं और फिर इसको जीतते हैं। उसके बाद फिर ये है खेड़ा सत्याग्रह, कर नहीं आंदोलन नहीं चलाया सरदार पटेल के साथ। ये उसके बाद फिर भू राजस्व माफ नहीं करने के मुद्दे पे था, फिर जीत गए। फिर आपका रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट को बोलते हैं, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया। चैम्सफोर्ड वायसराय थे, काला कानून था। तो बोलते थे किसी को भी पकड़ सकते थे अंग्रेज, ना आप वकील कर सकते, ना अपील कर सकते, ना दलील कर सकते, तो वही कानून था। एडिसन कमेटी बोलते हैं। इसके खिलाफ आंदोलन चालू हुआ। जब आंदोलन चालू हुआ तो लोग करने लगे, तो फिर कुछ लोगों को अंग्रेज पकड़ लिए, सत्यपाल बाकी लोगों को। तो जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक लोग सभा कर रहे थे, तो वहाँ जनरल और डायर जो है आके गोली चलवा दिया। एक ही जाने का रास्ता था, तो हमारे जो निर्दोष लोग हैं उनकी मृत्यु हुई। तो उससे पहली बार अंग्रेजों का एक चरित्र उजागर हुआ कि भाई फिर तुम हमारे लिए हमको मार नहीं आए हो ना, तुम कोई हमारा भला करने तो आए नहीं हो। इससे पहले अंग्रेज बोलते थे हम तुम्हारा भला करने आए। तो बंगाल पंजाब का गवर्नर था माइकल डायर, जनरल और डायर गोली चलाया। फिर ये सब गांधी जी जैसे केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दिए। जमनालाल बजाज राम राय बहादुर की कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटा दिए। कांग्रेस ने जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई, और अंग्रेज जो है वो समिति बनाए, हंटर कमेटी बनाए। असहयोग आंदोलन, यही सब माहौल चल रहा था, तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को चालू किया। इसी दिन तिलक की मृत्यु भी होती है। फिर आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी गई। पहले व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए मोहम्मद अली थे, और फिर वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया, सी आर दास द्वारा पेश किया गया। तिलक की याद में तिलक स्वराज फंड बनाया गया, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा राशि इकट्ठी हुई। दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसकी पुष्टि हुई। जिन्ना, एनी बेसेंट, कारपेट, बीसी पाल ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। यहीं पे ये सब अलग होते हैं। एनी बेसेंट भी अलग होती हैं कांग्रेस से, मोहम्मद अली जिन्ना भी अलग होते हैं। और कर नहीं का भी आंदोलन इनका था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसी समय इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन गठित करते हैं। पश्चिम बंगाल में सेन गुप्ता करते हैं। इसी समय एका आंदोलन यूपी में होता है। मोपला आंदोलन केरल में होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं, उनका विरोध होता है। और आखिरी में फिर चौरी चौरा में एक कांड हो जाता है। मेन लोग भीड़ आराम से नारा आरा लगा के घूमते रहती है, पुलिस उनके ऊपर गोली चला देती है, तो भीड़ गुस्सा के पुलिस को दौड़ाती, पुलिस थाने में छिप जाती, अंदर से बंद कर लेती, भीड़ बाहर से जला देती थाना, तो पुलिस वाले जिंदा जल जाते। गांधी जी फिर आंदोलन वापस ले लेते।
खिलाफत और असहयोग एक साथ जोड़ते हैं। मेन क्या होता है, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, ये सब खिलाफत समिति की, तुर्की में जो उनका खलीफा उसके प्रति अंग्रेज अच्छे से व्यवहार करें, इसके लिए समिति बनाते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन करते हैं जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बना देते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता टाइप का करते हैं, लेकिन बाद में तुर्की में खुद वहाँ कमाल पासा उनकी सरकार हटा देते, खलीफा को हटा देते हैं, तो खिलाफत खत्म हो जाता है, इसीलिए फिर दंगे चालू हो जाते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। गांधी जी तो बोलते हैं रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कुछ जो अंग्रेजों के मतलब कुछ जो लोग थे जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इनको लगता है कि हमको अंदर घुसना चाहिए विधानसभा के और उसके बाद अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए, और इसके लिए वो स्वराज पार्टी बनाते हैं। और ये विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने में वो हो जाते हैं। मदन मोहन वैलवी स्वतंत्र विधायक बनते हैं। ऐसा अलग अलग होता है। तो फिर आपके क्रांतिकारी गतिविधियां अगर हम देखें, पहले तो काकोरी कांड होगा 1925 में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी होगी। चंद्रशेखर आज़ाद फरार होंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं इन लोग मिलके, बिस्मिल, चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल। और इनका था कि हम, सचिन नाथ सान्याल की किताब है बंदी जीवन, और ये अपना क्रांति का उद्देश्य करते। इनको पैसे की ज़रूरत रहती तो फिर ये काकोरी कांड करते, ट्रेन लूटते हैं, लेकिन फिर इसमें गिरफ्तार हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। फिर इस दल में जुड़ते हैं भगत सिंह और बाकी लोग। तो वो एचआरए को बनाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो बोलते हैं हमारे संगठन का जो लक्ष्य है वो है सोशलिज्म, समाजवाद। फिर उत्साह कोटला के मैदान में बैठक होती है और वहाँ फिर ये घोषणा करते हैं कि हम एचएसआरए बनाएंगे 1928। हाँ, वो फिर से संगठित करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, बाकी लोग। भगत सिंह इससे पहले नौजवान भारत सभा भी बनाते हैं। और फिर ये फिलोसॉफी ऑफ बम दस्तावेज भी निकालते हैं। फिर वही सब कहानी होती कि लाला लाजपत राय को, मतलब लाला लाजपत राय एक लाठी चार्ज होता है, उसमें मृत्यु हो जाती है। तो इनको लगता है कि यार हमारे इतने बड़े नेता और सांडर्स जैसे लोग या डायर जैसे लोग अगर छोटे पुलिस अधिकारी उनको मार के अगर हत्या कर दे रहे हैं, तो ये फिर तो गलत चीज़ है ना। मतलब ये तो फिर हमारे इतने बड़े नेता की बेइज्जती है, हमारे देश की बेइज्जती है, युवाओं की बेइज्जती है। तो फिर वो सांडर्स की हत्या कर देते हैं। सांडर्स फिर वो लिखते हैं कि ये प्रतीक के लिए हत्या कर देते हैं, उसके बाद फिर वो वहाँ से तो निकल जाते हैं। उसके बाद फिर क्रांतिकारियों को ये लगता है कि हम अगर, मतलब देश को तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, तो फिर वो बम फेंकने जाते हैं असेंबली में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। जब वो बम फेंकते हैं और बम फेंक के उनके पास ऑप्शन रहता है भागने का, लेकिन भागते नहीं है, वो गिरफ्तारी देते हैं, अदालत को माध्यम बनाते हैं अपने प्रचार का, अदालत में पूरा अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। उसी में फिर इनके कुछ साथी टूट जाते हैं। फिर अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि अंडर्स का जो हत्या होता है उसमें भी इन्हीं का हाथ है। तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। उससे पहले फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद को भी अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में गोल, मतलब घेर लेते हैं अंग्रेज, तो चंद्रशेखर आज़ाद खुद को गोली मार लेते हैं। यही 8 अप्रैल 1929 को दो बिल हो रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी, जिसमें बम फेंकते हैं जाके। ऐसी ऐसी डेट गलत नहीं करना चाहिए। 23 मार्च को फांसी होती, पहले 24 मार्च को होने वाली थी, तो अंग्रेज एक दिन पहले शाम को ही दे देते, इतना डरे थे इनसे। बंगाल में अनुशूलन समिति, युगांतर समूह वाले कुछ कुछ काम करते हैं। चटगांव शस्त्रागार केस होता है जो सूर्यसेन का होता है 1930 में। मेन इसमें सूर्यसेन रहते हैं, मास्टर दा भी इनको बोलते हैं। भगत सिंह के सब है। राम प्रसाद बिस्मिल बोलते हैं कि, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल भी अपना किताब लिखते हैं आत्मकथा, उसमें वो अलग अलग बात करते हैं। बंगाल में जैसे प्रीति लता वाडेलाल, कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी, शांति घोष, बीना दास, ये सब भी क्रांतिकारियों से जुड़ते हैं। साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन इसलिए आता है कि भारत का भविष्य क्या हो, भारत में कैसा संविधान हो, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रहता, सभी अंग्रेज सदस्य रहते हैं, श्वेत रहते हैं, इसलिए भारत वाले
इसका विरोध करते हैं कि कोई भी भारतीय नहीं है। और इसी का विरोध होता है, फिर लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज होता है, उसमें उनकी मृत्यु होती, बाकी सब घटनाएं होती। साइमन कमीशन अपना प्रस्ताव देता है। जब भारत वाले विरोध करते हैं तो लॉर्ड बर्कनहेड भारत को चुनौती देता है, बोलता है यार तुम तो अपना संविधान वैसे भी नहीं बना सकते, तुम इतने जाति में बटे हो, इतने पार्टी में बटे हो, इतने धर्मों में बटे हो। उस चुनौती को स्वीकार किया जाता है। 1927 में मद्रास अधिवेशन होता है और इसमें वो बोलते हैं कि हम मतलब अपना संविधान खुद बनाएंगे। और नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। इसके अध्यक्ष रहते हैं मोतीलाल नेहरू। ये मतलब वो करते हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी रहते हैं, अली इमाम भी रहते हैं, मंगल सिंह रहते हैं, तेज बहादुर सप्रू रहते हैं। और ये बताते हैं कि हमारा कैसा संविधान हो कि हमको पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिले, और सीट आरक्षित हो, मुस्लिमों के लिए भी मौलिक अधिकार हो, इस टाइप का सब ये बात करते हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ये बोलती है कि यार हमको या तो डोमिनियन स्टेटस दे दो, या तो फिर लाहौर अधिवेशन में हम पूर्ण स्वराज लेंगे, उससे कम में नहीं रहेंगे। अंग्रेज सुनते ही नहीं है, तो फिर ये लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा करती है। रावी नदी के तट पे झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ऐसा घोषणा करते हैं। फिर इधर अंग्रेज पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित करते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती, कांग्रेस बहिष्कार कर देती। अंग्रेजों को लगता है यार कांग्रेस बहिष्कार कर देगी तो कैसे चलेगा, तो फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसमें इरविन गांधी जी को मनाते हैं कि तुम आके मतलब आके वो करिए, हमारे सम्मेलन में शामिल हो, हम आपका मांग मानेंगे। इसी में माना जाता है कि उसी समय वो समय था जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी जी रखते हैं मांग कि भगत सिंह इनकी फांसी रोक दी जाए, लेकिन इरविन नहीं मानता। तो गांधी जी अड़ते नहीं हैं, समझौता कर लेते हैं। और समझौता कर लेते हैं तो फिर भगत सिंह लोग को फांसी हो जाती है। तो जब गांधी जी फिर कराची जाते हैं तो वहाँ के लोग उनको काले झंडे दिखाते हैं कि तुमने फांसी नहीं रुकवाई भगत सिंह लोग की। तो उस समय लोकप्रियता, पट्टाभी सीतारामैया भी बताते हैं कि भगत सिंह की लोकप्रियता गांधी जी से भी ज़्यादा थी। तो वो लोकप्रियता थी उस समय। फिर कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, गांधी जी उसमें साथ जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ेंगे कभी ना, पेपर वेपर आप लोग का हो जाए। कहानियाँ हिस्ट्री में मज़ेदार कहानियाँ हैं, तो कहानियाँ सुना सुना के पढ़ाना ज़्यादा मज़ा आता है, फैक्ट तो यार कोई भी बता देगा। तीसरा होता है इसमें फिर कांग्रेस शामिल नहीं होती, मतलब दूसरे में ये ठगा जाते हैं। जाते हैं वहाँ, फिर इनको इज्जत नहीं मिलती। गांधी जी बोलते मैं रहूँगा ही नहीं, आके फिर सविनय अवज्ञा चालू कर देते हैं। उस समय सस्पेंड करते हैं, आगे फिर चालू कर देते हैं। तो इस टाइप का होता है। डॉक्टर अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं। सविनय अवज्ञा की अगर कहानी देखोगे तो 12 मार्च से उनकी यात्रा चालू होती है, 6 अप्रैल को सत्याग्रह चालू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस इसकी तुलना करते हैं पेरिस मार्च से। और यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग रखते हैं। इसी समय फिर सांप्रदायिक निर्णय आ जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है 16 अगस्त 1932 को। मतलब बाकी को भी मिलता है, दलितों को, जिसका गांधी जी यरवदा जेल में रहते हैं आमरण अनशन कर देते हैं। उनका था कि यार पृथक क्यों दे रहे हैं, फिर तो अलग अलग हो जाएंगे, आप ये काम करो कि उनको आरक्षण दे दो। तो फिर गांधी और अंबेडकर का फैक्ट होता है, संधि होती है, और उससे फिर आरक्षण की व्यवस्था होती है। आंदोलन जैसे मणिपुर में रानी गौडिन्यू करती हैं, पश्चिमी उत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खां करते हैं। वानर सेना भी इसी समय गठित होती है। गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च को। ये पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। मदन मोहन मालवीय ने गांधी और हिंदुओं की तरफ से, अंबेडकर पिछड़े वर्ग की तरफ से इस समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं। मतलब गांधी करवाते हैं साइन, उधर से अंबेडकर करते हैं और इधर से मदन मोहन मालवीय करते हैं। फिर इनको आरक्षण दे दिया जाता है, केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट दे दी जाती है। इस टाइप का अलग अलग होता है। गांधी जी क्या करते हैं, तो सितंबर 32 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाते हैं। जनवरी 33 में हरिजन पत्रिका चालू करते हैं। और केंद्रीय विधानसभा चुनाव होते हैं 34 के। फिर प्रांतीय चुनाव होते हैं 37 में।
जिसमें कांग्रेस भी भाग लेती। कांग्रेस शुरू में 6 प्रांतों में और बाद में असम और पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत में भी सरकार बना लेती। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी की, बाकी मेन कांग्रेस ले लेती है। विभिन्न प्रांतों में सरकार 38 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। वो राष्ट्रीय योजना समिति बनाते हैं जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। फिर क्या होता है, पहले हरिपुरा में बनते हैं, फिर त्रिपुरी में, फिर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। जबकि गांधी जी सीतारामैया का सपोर्ट करते थे, तो गांधी जी बोले कि डिफीट ऑफ पट्टाभी इज डिफीट ऑफ माइन, और वो मतलब उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ता है। और इसी को त्रिपुरी संकट बोलते हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी उनको इस्तीफा देना पड़ता है और वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। ये सीतारामैया से अधिक मेरी हार है बोलते हैं गांधी। उसके बाद मौलाना आज़ाद द्वारा नाम वापस लेने पर गांधी ने सीतारामैया को प्रत्याशी बनाया था। फिर राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष बनते हैं बोस के बदले। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये भी आ सकता है, 1934 में बनती है। और अध्यक्ष नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, ये सब मिलके बनाते हैं। बॉम्बे मैनिफेस्टो बम्बई के 21 व्यापारी मिलके बनाते हैं। आज़ाद हिंद फौज आ गया। आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित। मेन क्या होता है कि हमारी सेना जाती जापान, अंग्रेजों की सेना मतलब जिसमें भारतीय रहते, जापान हरा देता है, उनको बंदी बना लेता है। फिर भारतीयों को देख के जापान को लगता है कि इनको फिर से संगठित करके इनका यूज़ करें ना भारत के खिलाफ लड़ने में, मतलब भारत के खिलाफ का सेंस कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। तो कैप्टन मोहन सिंह इसका गठन करते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस जाते हैं तो उनको फिर इनका सेनापति बना दिया जाता है 21 अक्टूबर 1943 को। फिर बोस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन करते हैं, मुख्यालय रंगून में बनाते हैं। जर्मनी, जापान जो अंग्रेजों के खिलाफ वाले थे वो इसका सपोर्ट करते हैं। रानी झांसी रेजिमेंट, सुभाष, नेहरू, गांधी, ये सब बिग ग्रेड बनाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जापानी सेना जब अंडमान निकोबार जीतती है ना तो इसको इनको सौंप देती है आज़ाद हिंद फौज को। तो अंडमान को शहीद द्वीप बनाते हैं, निकोबार को स्वराज द्वीप बोलते हैं। मार्च 44 में फौज की सीमा कोहिमा और नागालैंड आ गई। फिर जब जापान हार जाता है तो फौज भी आत्मसमर्पण कर देती है। फिर लाल किले में मुकदमा चलता है। तो इनके लिए कांग्रेस आज़ाद हिंद समिति बनाती जिसमें भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, नेहरू ये सब रहते। और उसके बाद फिर इनको भले सज़ा मिलती है लेकिन पूरे देश में जो माहौल बनता है उसके कारण इनकी सज़ा नहीं दी जाती। 3 लोग मेन इसके कमांडर रहते हैं। एक सहगल रहते हैं, प्रेम कुमार सहगल। एक शहनवाज खान रहते हैं और एक गुरुबख्श ढिल्लो रहते हैं। तीनों धर्म के रहते हैं। और एक सी राजगोपालाचारी एक अपना फार्मूला देते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे संविधान बने, उसको राजगोपालाचारी फार्मूला बोलते हैं। कांग्रेस शुरू में बोलती है कि यार हमको विश्व युद्ध में मत घसीटो, या तो हमको गारंटी दो कि युद्ध के बाद संविधान सभा बनेगी। लिनलित को नहीं मानता। कांग्रेस ना मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे देती, क्योंकि बिना हमसे पूछे तुम कैसे हमको युद्ध में घसीट लिए, कांग्रेस का ये कहना था। इधर मुस्लिम लीग भी एक्टिव हो जाती। कांग्रेस त्यागपत्र देती तो मुस्लिम लीग उसको बिल्कुल गर्व से मनाती है, खुश हो जाती है कि ये मुक्ति दिवस है बोलती। फिर अपना लाहौर अधिवेशन करते हैं और पाकिस्तान की मांग कर देते हैं मार्च 1940 में। इधर ये अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं अंग्रेज। कांग्रेस इसको अस्वीकार कर देता है, लिनलित को लेके आता है और मुस्लिम लीग भी नहीं मानती। अगस्त प्रस्ताव में ये था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे और अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक सलाहकार परिषद बनेगी। तो दोनों इसको मना कर देते हैं। और शुरू में ये सीधा सीधा वो चालू नहीं करते। गांधी जी को लगता है यार धीरे से चालू करते हैं, तो गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू करते हैं। एक एक करके सत्याग्रह करेंगे। पहले सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे।
दूसरे बनते जवाहरलाल नेहरू, तीसरे बनते हैं ब्रह्मदत्त। कहाँ से शुरू होता है? तो विनोबा भावे का आश्रम था पौनार में, महाराष्ट्र में, वहाँ से चालू होता है, वर्धा के पास है सेवाग्राम। गांधी जी का भी आश्रम वहीं पे है। तो अब अंग्रेज इधर हारने लगते हैं, जर्मनी जापान की स्थिति सॉलिड हो जाती है, तो अंग्रेज भारतीयों में ये सब आंदोलन हो रहा है, तो अंग्रेज क्रिप्स मिशन भेजते हैं क्रिप्स के नेतृत्व में, कि भारत में जो विरोध है उसको दूर करें और भारतीयों का सहयोग लें। लेकिन कांग्रेस लीग दोनों इसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक बोल देते हैं। क्रिप्स मिशन बोलता है कि हम युद्ध के बाद आपको संघ की स्थापना करेंगे, भारत अपनी भूमिका के लिए स्वतंत्र होगा, एक संविधान निर्मात्री सभा बनाएंगे। पोस्ट डेटेड चेक बोल देते हैं। फिर ये चालू कर देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी बोलते हैं क्रिप्स मिशन यार असफल हो गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन चलते हैं। भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू जी लाते हैं 8 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा होता है, ग्वालियर मैदान होता है, ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान। मौलाना आज़ाद अध्यक्ष रहते हैं। 1 अगस्त 42 को तिलक दिवस मनाया जाता है। वर्धा बैठक में स्वीकार किया जाता है पहले 14 जुलाई को, उसके बाद फिर 8 अगस्त को चालू होता है। भारत छोड़ो चालू होता है, अगले दिन अंग्रेज सुबह सुबह पूरे जो बड़े नेता हैं सबको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो नेतृत्व विहीन हो जाता है आंदोलन। कांग्रेस रेडियो जिसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया ये सब चालू होते हैं, छात्रों का ठीक ठाक हो जाता है, भूमिगत होकर नेता काम करने लगते हैं, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, ये सब। समानांतर सरकार बनने लगती है, जैसे बलिया में चित्तू पांडे, तमलुक में सरतारा में। और गांधी ने आगा खा पैलेस में उपवास रखते हैं कि इतना दमन क्यों कर रही सरकार करके। फिर एक देसाई लियाकत फार्मूला आता है। देसाई भूला भाई देसाई रहते हैं, लियाकत अली मुस्लिम लीग के रहते हैं। इनका था कि यार कैसे सरकार हो, मेन तो यही था ना कि आज़ादी के बाद क्या होगा। तो समान सदस्य मनोनीत करेंगे, 20% अल्पसंख्यकों के रहेंगे, इस टाइप का रहता है, लेकिन दोनों नहीं मानते। फिर वेवेल खुद वेवेल योजना लेके आता है। मतलब पहले वो शिमला सम्मेलन बुलाता है कि सिर्फ कांग्रेस के प्रतिनिधि मौलाना आजाद जाते हैं उसमें। तो ये गुस्सा आ जाते हैं मुस्लिम लीग वाले, बोलते हैं यार तुम हिंदू भेजो ना। मुस्लिम लीग का था कि कांग्रेस हिंदुओं की है, हम मुस्लिमों की हैं। कांग्रेस बोलती थी तुम रहो मुस्लिमों के, हम तो सबके हैं। तो ये अपने नेता मौलाना आजाद को बना के रखे थे कांग्रेस वाले, उन्हीं को भेज भी दिए, तो मुस्लिम लीग उसी से नाराज हो जाती थी कि तुम, मतलब मुस्लिम लीग का था कि तुम हिंदू बस रखो और हम केवल मुस्लिम रखेंगे। कांग्रेस का था तुम मुस्लिम रखो, रखना है, हम तो दोनों रखेंगे। तो ये भी एक दिक्कत थी। शिमला समझौता होता है, उसके बाद वेवेल प्लान आता है, उसके बाद फिर आम चुनाव होता है। तो इस समय मुस्लिम लीग को ठीक ठाक, मतलब तुलना में ज़्यादा सीट मिलती है, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन में व्यस्त थी, मुस्लिम लीग अब थोड़ा सा अपना आधार बना लेती है। लेबर पार्टी की सरकार बनाने के बाद चुनाव भारत में होते हैं, कांग्रेस को 102 में 57 सीट मिलती है। कहाँ कहाँ विद्रोह होता है अगर आपसे बोले तो कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा होते रहता है ना, तो जो जैसे बम्बई में जो तलवार है नेवी की, मतलब तलवार HMIS तलवार, रॉयल इंडियन नेवी, वो विद्रोह कर देते हैं। फिर सरदार पटेल जिन्ना ये सब मनाते हैं, तो समर्पण करते हैं, इस टाइप का चालू हो जाता है भारत में विद्रोह। कैबिनेट मिशन आता है इसके बाद। कैबिनेट मिशन आता है कि कैसे भारत को वो दिया जाएगा, क्या बोलेंगे, कैसे भारत को सत्ता दी जाएगी। तो इसमें लॉरेंस होते हैं, क्रिप्स होते हैं और एलेक्जेंडर होते हैं, 3 लोग रहते हैं। 24 मार्च 1946 को ये भारत आता है, कैसे सत्ता दी जाए। फिर ये सबसे मिलता जुलता है। फिर इसी के प्रस्ताव के आधार पे फिर ये पाकिस्तान के गठन को अस्वीकार करता है, 3 समूहों में बांटा जाएगा, बोलता है ABCD, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलकर संघ बनेगा, एक संविधान सभा बनेगी। मुस्लिम लीग गुस्सा आ जाती है और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना देती है, मतलब सीधा सीधा मारो काटो वाला। तो फिर दंगे फैल जाते हैं। जब दंगे फैल जाते हैं तो फिर अंग्रेज़ों को भी लगता है, कांग्रेस को भी लगता है कि यार अब तो साथ रहना मुश्किल है। और उसके बाद फिर इन लोग भी धीरे धीरे मानने लगते हैं कि विभाजन हो सकता है।
ये सरकार भी बनाते हैं अंतरिम, लेकिन अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग आ जाती है, लेकिन ये फिर और असहयोग करने लगती है। अंतरिम सरकार में देखिए सब थे, मुस्लिमों वाले भी कहा है, कांग्रेस के नेता, लीग के नेता, ये सब, लियाकत अली। अब ये वित्त का था, पैसे ही नहीं देता था, इस टाइप का काम करने लगे, ये सरकार में रह के असहयोग करने लगे, तो कांग्रेस को भी लगता है कि अब ज़्यादा अच्छा है कि हम अलग ही कर लें। तो अंतरिम सरकार बनती है, उसके बाद फिर माउंटबेटन आता है। माउंटबेटन 3 जून को योजना प्रस्तुत करता है, जिसमें बोलता है कि यार विभाजन होगा भारत का, और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अलग अलग राज्य होंगे। फिर अलग अलग बोलता है कि सिंध अपना निर्णय खुद लेगा, बाकी चीज़ें होंगी। 14 में हिंदू महासभा बनती है, 25 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनता है, और 25 में ही कम्युनिस्ट पार्टी बनती। स्वतंत्रता अधिनियम फिर आता है उसी के आधार पे। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन स्वीकृत, 16 जुलाई को लॉर्ड सभा, और 18 जुलाई को सम्राट ओके कर देता है, जिसमें वही होता है कि भारत पाक तो बनेंगे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जिन्ना बनते हैं, भारत के माउंटबेटन बनते हैं। अब यही मैं बोल रहा था कि ये याद रखना, एक आध दो पूछ लेता है, जैसे मदन मोहन मालवीय का है अभ्युदय, लीडर हिंदुस्तान। केशव चंद्र सेन का है इंडियन मिरर, वामबोधनी। मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट। मोहम्मद अली जिन्ना का है कामरेड और हमदर्द, केसरी और मराठा। तिलक का है कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष का है। गोपाल कृष्ण गोखले का नेशन द हितवाद है। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। बारिंद्र घोष का भवानी मंदिर है। गांधी जी का यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी। ईश्वर चंद विद्यासागर सोम प्रकाश। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान। सचिन नाथ सान्याल द रिवोल्यूशनरी। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद। किनारे हो जाता हूँ, कमेंट एक दो मैं देखा भैया सामने रहते हो तो कहाँ से हम देखेंगे, बोलते हैं भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। इंडियन अनरेस्ट, वेरेंटाइज सिरोल। इंडियन फॉर फ्रीडम, द वे टू स्वराज, चित्तरंजन दास। जो काला काला है उसको मैंने याद कर लेना। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सावरकर। और याद नहीं करना, एक बार पढ़ लेना बस, वहाँ याद आ गया तो अच्छी चीज़ है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, ये सब तो फिर बाद के। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, बंकिम चंद्र, बंदी जीवन, सचिन नाथ। फिर ये कांग्रेस के अधिवेशन है। पहला हुआ 1885 में बम्बई, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा 86 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा मद्रास में 87 में बदरुद्दीन, पहले मुस्लिम। चौथा 88 इलाहाबाद, जॉर्ज यूई, पहले अंग्रेज। फिर 1896 कलकत्ता, यहीं पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ये याद रखना यार, मेरे को लगता है ये आ सकता है, भी चल रहा है ना वंदे मातरम का। और गाया कौन था पता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर कौन सा है? 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 6 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, स्वराज शब्द। 7 में विभाजन। 8 वाले में संविधान का निर्माण। जनगण मन गाया गया 1911 वाले में। और 16 में लखनऊ अधिवेशन मुस्लिम, जो जिसमें इधर लिखा है ना उसको और थोड़ा ध्यान से देख लेना। 17 कलकत्ता महिला अध्यक्ष। 18 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन। 1920 कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। दिल्ली अबुल कलाम सबसे युवा अध्यक्ष बने। बेलगांव गांधी जी। फिर कानपुर सेशन 25 का पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 27 का मद्रास पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 29 नेहरू जी पूर्ण स्वराज। 31 वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की बात करते। 34 में राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। 37 फैजपुर में नेहरू जी गांव में आज आयोजित पहला अधिवेशन होता है। फिर हरिपुरा होता है, सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी संकट होता है 39 में।
रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद बनते, ये लगातार रहते। फिर जेबी कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष होते, ये ध्यान रखना। सन्यासी विद्रोह, बिहार बंगाल में केना सरकार। फकीर विद्रोह बंगाल में मजमू शाह। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह। वेलुथम्पी का विद्रोह, भील विद्रोह, ये देख लेना, ये सामने मैं आपके डाल दिया हूँ। कुछ ध्यान रखना, जैसे नील विद्रोह जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। संथाल विद्रोह जो 55-56 में हुआ सिद्धू कान्हू के द्वारा। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा वाला है। पाइका विद्रोह उड़ीसा का है। पाबना विद्रोह बंगाल का है। मोपला केरल का है। फिर ताना भगत जतरा भगत वाला है। तेभागा बंगाल का है। और ये सब लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ 38 में। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया 43 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये संस्थापक एक बार पूछा था, राधाकांत देव हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी का है। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। मद्रास महासभा वीर राघवाचारी 84 में। फिर मित्र मेला सावरकर। अभिनव भारत सावरकर। स्वशासन समिति श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिर ये गवर्नर जनरल है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। एक वारेन हेस्टिंग। कॉर्नवालिस, ये युद्ध युद्ध किया। वेलेजली, पर देख लेना, यही तो अपन पढ़े हैं तो उसी के अंदर वही सब है जो पहले पढ़े हैं। हार्डिंग, ये अपना मॉडर्न इंडिया है। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।